हेलो एवरीवन, माय नेम इज विनय विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं अपना खूबसूरत से चैनल ब्राइट कोचिंग क्लासेस। तो पिछले लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने बात की थी कि इसी चैप्टर के ही हमने कुछ फार्मूला पर न्यूमेरिकल बताया था, करीब 3 न्यूमेरिकल मैंने बताया था। आज अभी मैं चौथे न्यूमेरिकल और कुछ न्यूमेरिकल में बताऊंगा। अभी अगले लेक्चर या उसके एक लेक्चर और तक न्यूमेरिकल बताएंगे, जिससे कि आप सभी लोगों का हर एक फार्मूला पर, हर एक कंसेप्ट पर बढ़िया से क्लियर हो जाए दिमाग में, उसके सारे कंसेप्ट, सारे कंफ्यूजन सब क्लियर हो जाए। ठीक है, आइए देखते हैं कि दो बिंदु आवेश -4 माइक्रोकूलम व -5 माइक्रोकूलम एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित हैं। उन आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर एक तीसरा आवेश कैपिटल क्यू रखा जाए कि वह संतुलन की अवस्था में रहे। तो देखिए, दो बिंदु हैं, दो बिंदु आवेश हैं। एक तरफ -4 माइक्रोकूलम और एक तरफ -5 माइक्रोकूलम का आवेश रखा गया है। इन दोनों आवेशों के बीच में तीसरा आवेश कैपिटल क्यू रखा गया है, जो कि कितनी दूरी पर रखा गया हमको नहीं पता है। हमको ये निकालना है कि कितनी दूरी पर इस तीसरे आवेश को रखा जाए कि कैपिटल क्यू वाला आवेश संतुलन की अवस्था में बना रहे। ठीक है, हम मान लेते हैं कि -4 माइक्रोकूलम से 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। तो कैपिटल क्यू से -5 माइक्रोकूलम बीच की दूरी कितना हो जाएगी? अगर पूरे के बीच की दूरी 16 सेंटीमीटर है, तो अगर इतना x होगा तो इतना जाहिर सी बात है 16 - x सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए, इसके बाद क्या करना होगा हमें कि -4 माइक्रोकूलम ऋण आवेश है और कैपिटल क्यू क्या है? धन आवेश है। दोनों के बीच कौन सा बल लगेगा? आकर्षण का बल लगेगा। तो इधर की तरफ एक आकर्षण बल लग जाएगा इसी लाइन में। हम लोग मान लेते हैं आकर्षण बल क्या है? F1 है। ठीक है, अब कैपिटल क्यू और -5 माइक्रोकूलम, ये भी एक ऋण आवेश है, एक धन आवेश है। तो इनके बीच में कौन सा बल लगेगा? वैद्युत बल लगेगा, आकर्षण वाला, मतलब कि खींचने वाला बल लगाएंगे। इस प्लस के ऊपर इधर की तरफ एक बल लगेगा, F2 बल। ठीक, अगर मान लीजिए कैपिटल क्यू संतुलन की अवस्था में है, तो उस कंडीशन में क्या होना चाहिए कि कैपिटल क्यू पर जितना भी बल लगे, सब बलों का जो सदिश योग रहे शून्य होना चाहिए, क्योंकि इस पर जब कोई बल नहीं लगेगा तभी ये संतुलन की अवस्था में रहेगा। इस पर दो बल लग रहे हैं, लेकिन दोनों बलों का परिणामी क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। परिणामी जब शून्य होगा तो इस कैपिटल क्यू को किसी बल की अनुभूति नहीं होगी, कोई बल आभास से नहीं होगा, जिसकी वजह से कैपिटल क्यू संतुलन की अवस्था में रहेगा। न ही -5 माइक्रोकूलम की तरफ जा पाएगा, न ही -4 माइक्रोकूलम आवेश की तरफ जा पाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग करेंगे क्या कि अगर कैपिटल क्यू संतुलन की अवस्था में है, तो इस कंडीशन के लिए क्या होना चाहिए कि जो F1 और F2 है, दोनों का सदिश योग शून्य होना चाहिए। दोनों सदिश योग कब शून्य होगा? कि जब कैपिटल क्यू क्या हो? एक प्रकार का रेफरेंस बिंदु है, इसके दाहिनी तरफ बल है F2 और बाईं तरफ बल कौन सा है? माइनस। बाईं तरफ बल F1 है, लेकिन बाईं तरफ इसलिए माइनस मिलेंगे, इससे -F1। तो इनका जो सदिश योग रहे वो शून्य के बराबर होना चाहिए। तो यहां से मिलेगा F2 बराबर F1। ठीक है, तो F2 क्या है? F2 है कैपिटल क्यू और -5 माइक्रोकूलम आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण का बल। तो दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल का फार्मूला लिखते हैं। क्या होता है? 1/4πε0। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि जब प्रश्न में जिक्र ना करे कि किस माध्यम में रखा गया है, तो हम लोग मान लेते हैं निर्वात अथवा वायु में रखा गया है। निर्वात अथवा वायु के लिए कैपिटल के एक मान 1 होता है, यहाँ कैपिटल के नहीं लगाते हैं उसके लिए। उसके बाद Q1 Q2 होता है। Q1 कितना है? कैपिटल क्यू है। और Q2 कितना है? -5 माइक्रोकूलम। तो बिना चिन्ह के लिखते हैं, क्योंकि आकर्षण बल ही दोनों का दिखा रहा है कि प्रकृति आकर्षण की है, तो माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। तो 5 माइक्रोकूलम हो जाएगा, तो 5 × 10⁻⁶। ठीक है, ये माइक्रो था, माइक्रो 10⁻⁶ होता है, इतना चेंज हो चुका है। अपान में डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। डिस्टेंस कितना है? 16 - x सेंटीमीटर है। तो 16 - x इतना हुआ सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर मीटर में बदलते हैं तो 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा? डिस्टेंस का स्क्वायर बराबर F1 है। F1 क्या है? -4 माइक्रोकूलम और कैपिटल क्यू के बीच लगने वाला बल F1। तो ये फार्मूला लगाएंगे 1/4πε0। ठीक, कैपिटल क्यू इंटू 4 × 10⁻⁻6 अपान डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस x सेंटीमीटर में, मीटर में चेंज करेंगे -2 से 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई का स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहाँ देखते हैं ये पूरा
टर्म कैंसिल हो जाएगा, कैपिटल क्यू से कैपिटल क्यू भी कैंसिल हो जाएगा, 10⁻⁻6 से भी कैंसिल हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड में क्या बचा, इधर हम लोग देखते हैं, बचा है 5/16 - का होल स्क्वायर होगा और 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर होगा, कितना हो जाएगा 10⁻⁻4 इज इक्वल टू, उधर कितना बचा है 4 बचा है, बटे में x का स्क्वायर हो जाएगा इंटू 10⁻⁻4 इधर भी हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। बचा कितना इधर 5/16 - का होल स्क्वायर बराबर 4/x²। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 5x² बराबर कितना हुआ, इधर 4 हो जाएगा 16 - x का होल स्क्वायर। ठीक, अगर दोनों पक्षों का हम वर्गमूल ले लें, इधर कितना बचेगा, कर्डिम 5x बच जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, 16 - x का होल स्क्वायर वर्गमूल कितना होगा 16 - x ही होगा। ठीक है, कर्डिम 5x बराबर अंदर गुणा 16 दूना 32 माइनस 2x हो जाएगा, 2x इधर आ जाएगा, तो कर्डिम 5x प्लस 2x बराबर 32 हो गया। x कॉमन लेंगे कितना मिलेगा, कर्डिम 5 प्लस 2 बराबर 32, तो x बराबर 32/2 प्लस कर्डिम में 5। तो कर्डिम 5 को अगर हम लोग निकालना चाहें, इसका वर्गमूल क्या होता है, तो मैं जल्दी के लिए मैं सिर्फ कैलकुलेटर इसको निकाल के हम मान लिख देता हूं। ठीक है, लेकिन आप लोग बोर्ड एग्जाम में हमेशा पेन काफी सही करना होगा, टाइम कंज्यूमिंग के लिए इसका मान लिख रहा हूं डायरेक्ट। अब भाग विधि से इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। ठीक, 2.24 होता है इसका वर्गमूल। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 32/2 प्लस 2.34। ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 32/2 होगा, इसमें ऐड हो जाएगा, आ जाएगा 4.34। ठीक, तो अगर हम 100 को गुणा कर दें भाग करने के लिए, तो ऊपर हो गया 3200, नीचे हो गया 434, 2 से कैंसिल हो जाएगा 1600, ये कितना हो गया 217 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 1600/217। ठीक है, तो इसको हम लोग निकाल लेते हैं फिर से। 1600 डिवाइडेड बाई 217, तो 7.37 आया। ठीक, तो 7.37 इसका मान है। देखिए यक्स को किस में माना गया है, सेंटीमीटर में, तो जो मान आया है सेंटीमीटर में आया है डायरेक्ट। ठीक, मतलब -4 माइक्रोकुलाम से कितना दूर 7.37 सेंटीमीटर दूर। अब -5 माइक्रोकुलाम से कितना दूर होगा, 16 में से इसी को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, इसके बगल में ही यहाँ हम लोग लिखते हैं कि -5 माइक्रोकुलाम से दूरी कितना होगा 16 - x मान कितना है 7.37, ये कितना आ जाएगा, पॉइंट करके 00 लगा देंगे, 10 में से 7 गया 3 आएगा, और 9 में से 3 गया 6, 15 में से 7 गया 8। ठीक है, इतना सेंटीमीटर आ जाएगी। मतलब कि -4 माइक्रोकुलाम से 7.37 सेंटीमीटर दूर, और -5 माइक्रोकुलाम से 8.63 सेंटीमीटर दूर। अगर हम कैपिटल क्यू वाले चार्ज को रखेंगे तो कैपिटल क्यू वाला चार्ज संतुलन की अवस्था में रहेगा, इस पर कोई बल नहीं लगेगा, ना तो ये आवेश -4 माइक्रोकुलाम की तरफ आएगा, ना ही यही आवेश -5 माइक्रोकुलाम की तरफ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग नोट कर लीजिए, आई होप आप लोग समझ में आया होगा। तो आइए इस सवाल पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में। इसमें देखिए एक शेप बना है, आकृति बना है जो त्रिभुजाकार शेप में है। इसके 3 बिंदु हैं, मान लीजिए ए है, ए बी है और ए पी है। ठीक, तो ये तीनों बिंदुओं में से 2 बिंदुओं पर आवेश रखा गया है 5 माइक्रोकुलाम का धनावेश, ए पॉइंट पर है, बी पॉइंट पर है -3.6 माइक्रोकुलाम का ऋण आवेश, जिसकी वजह से बिंदु पी पर कुल क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। मतलब हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऑन पी पॉइंट पर।
ठीक है। तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, पहले ध्यान से देखिए कि जो पूरी आकृति बन रही है एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज कहा गया, इतना तो कहा गया है, ये समकोण त्रिभुज है। अगर मान लीजिए नहीं भी कहा गया होता, मान लीजिए अगर नहीं भी कहा गया है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं समकोण त्रिभुज किस आधार पर, कि अगर ये 8 है 6 है, अगर हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, अगर ये लंब है आधार है तो कर्ण वाली भुजा होगी, लंबी वाली भुजा कर्ण वाली भुजा, इसका मान कितना होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, लंब कितना है 6 है, आधार 8 है, तो कितना हो जाएगा 8 8 64 प्लस 6 6 के 36, मतलब कड़ी के अंदर 100 हो जाएगा, वर्गमूल ये 10 हो जाएगा। ये पाइथागोरस त्रिक है एक प्रकार का। पाइथागोरस त्रिक क्या कहता है कि किसी त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योग का वर्गमूल तीसरा भुजा बराबर है, तो कैसा त्रिभुज होता है, वो समकोण त्रिभुज ही होता है। या कोई ऐसा त्रिभुज जो पाइथागोरस त्रिक के नियम का पालन करता है उसको समकोण त्रिभुज बोलते हैं। ये पाइथागोरस त्रिक के नियम पालन करता है, समकोण त्रिभुज है, जिसमें कोण 90 अंश क्या है, समकोण है, क्योंकि बड़ी भुजा तो हो नहीं सकती, दो छोटी भुजाओं के जो संलग्न बिंदु होता है वहीं पर कोण बनता है 90 अंश का समकोण त्रिभुज में। ठीक, तो बिंदु ए और बी पर जो आवेश स्थित हैं उनके कारण बिंदु पी पर क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो 5 माइक्रोकूलम आवेश के कारण बिंदु पी पर जो क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, इसी लाइन पर दूर की ओर मतलब कि इस डायरेक्शन में बढ़ जाएगी आगे, उसको हम लोग E1 मान लेते हैं। ठीक है, अब -3.6 माइक्रोकूलम के ऋण आवेश के कारण बिंदु पी पर क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ऋण आवेश से ऋण आवेश की ओर होता है, की ओर मतलब इसी डायरेक्शन में हो जाएगा क्षेत्र की तीव्रता, उसको हम लोग E2 मान लेते हैं। अब बिंदु P पर हमें क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो यहीं पर हम चतुर्थांश खींच लेते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए कि अगर ये कोण थीटा है, ए वाला कोण कितना होगा, ये भी कोण थीटा ही होगा। क्यों, क्योंकि देखिए ए बी के समांतर में क्षैतिज वाली लाइन है बिंदु P पर, तो समांतर में कोई क्षैतिज लाइन होती है, कोई तिर्यक रेखा अगर कट करती है, तो इधर वाला जो कोण होता है ए वाला कोण के बराबर होता है संलग्न कोण के कारण। ठीक है, तो वही कोण है यहाँ पर थीटा है, तो ये भी कितना हो जाएगा थीटा, क्योंकि समांतर रेखा तिर्यक रेखा कट की है, तो ये वाला कोण ये बराबर हो जाएगा। ठीक, तो अगर देखिए हम लोग जो पिछले लेक्चर मैंने बताया था कि सदिश राशियों को जोड़ने का जो तरीका होता है उसको मैंने 5 स्टेप में कंप्लीट कराया था। तो पहला स्टेप क्या था कि सभी सदिश राशियों की दिशा को निर्धारित करते हैं, दिशा निर्धारित हो चुकी है E1 E2 की। उसके बाद क्या करते थे कि जो तिरछे में सदिश राशि होती थी, जो कुछ कोण पर लगी होती थी तिरछे में, उनको x अक्ष और y अक्ष में घटक ज्ञात करते थे, उसको तोड़ते थे। तो तिरछे में देखिए E1 दिख रहा है, इसके 2 घटक हो जाएंगे, किस चतुर्थांश में, चौथे चतुर्थांश में है, तो चौथे चतुर्थांश में ही पॉजिटिव x डायरेक्शन में इस भुजा पर देखिए कोण लगी है, यहाँ देखिए कोण लगी है ना, पॉजिटिव x डायरेक्शन कोण जिस भुजा पर कोण लगी होती है उस पर उस तिरछे सदिश राशि का cos वाला कंपोनेंट आता है, भाग आता है, इधर आ जाएगा E1 cos थीटा। ठीक, और उसी चौथे चतुर्थांश में जो निगेटिव y एक्सिस है जिस पर कोण नहीं लगा है, इधर इसी का साइन वाला भाग आ जाता है E1 साइन थीटा। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग क्या करते थे कि बिंदु P को हम लोग अलग बना लेते थे। तो बिंदु P को अलग बना लो, इस डायरेक्शन में है E1 cos थीटा, नीचे की तरफ कितना है, या अलग नहीं भी बनाते हैं ध्यान दीजिए, इसी में कर सकते हैं। यहाँ हम लोग लिखते हैं अब सिग्मा P निकालेंगे सोल्यूशन के लिए, सिग्मा EH। सिग्मा EH क्या है कि बिंदु P पर क्षैतिज दिशा में कुल कितना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, वही लिखा गया सिग्मा EH। सिग्मा मतलब कि योग, E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, H हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज में कुल कितना है। ठीक है, तो क्षैतिज में P क्या है, संदर्भ बिंदु है, रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ से दाहिनी तरफ जो भी सदिश राशि होगी उसको पॉजिटिव में लेते हैं और बाईं तरफ जो होता है उसको निगेटिव में लेते हैं। दाहिनी तरफ कितना है E1 cos थीटा, तो कितना हो जाएगा
E1 cos थीटा। और दाहिनी तरफ कुछ भी नहीं है, ना तो बाईं तरफ है, तो क्षैतिज डायरेक्शन से भी इतना ही मिलेगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो सिग्मा EH कितना आ गया, पहले E1 है, देखिए E1 का मान कितना होगा। E1 जो क्षेत्र की तीव्रता है वो 5 माइक्रोकुलाम के धन आवेश के कारण 10 सेंटीमीटर दूर बिंदु P पर है। तो हम लोग पहले या दूसरे लेक्चर में पढ़ चुके हैं जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है किसी एक आवेश के कारण स्मॉल r डिस्टेंस पर किसी पॉइंट P पर अगर धन आवेश से दूर की ओर ऋण आवेश होता तो पास की ओर होता। क्षेत्र की तीव्रता ये होती है, कितना होता है 1/4πε0। अगर निर्वात हो वायु में है तब Q/r² हो जाता है। किसी मीडियम में होता है कैपिटल K वाला, तो कैपिटल K लग जाता है। ठीक है, तो इसी के अनुसार यहाँ भी हो जाएगा, जो E1 का मान है 5 माइक्रोग्राम के धन आवेश के कारण है, तो कितना हो जाएगा 1/4πε0 आवेश बटे चार्ज के सॉरी डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। आवेश कितना है, चार्ज है 5 माइक्रोकुलाम, तो 5 गुणे माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶ बटे दूरी का स्क्वायर। दूरी कितना है 10 सेंटीमीटर, मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻⁻2 से गुणा होगा, फिर स्क्वायर हो गया। उसके बाद लगा है cos थीटा। देखिए cos थीटा का मान कैसे निकालेंगे, तो इस त्रिभुज में देखिए ABP वाले त्रिभुज में ये भुजा 8 सेंटीमीटर वाला आधार है, ये कर्ण है, सॉरी ये लंब है, जो बड़ी भुजा है वो कर्ण है। अगर ABP वाले त्रिभुज से फ्रॉम ट्रायंगल ABP से अगर हम cos थीटा निकालना चाहें तो cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है। तो इस थीटा के सामने लंब ए हो जाएगा, आधार ए, आधार कितना है 8 बटे कर्ण कितना है 10। ठीक, यहाँ cos थीटा की जगह कितना हो जाएगा 8/10। दोनों सेंटीमीटर में अगर मीटर में चेंज भी करेंगे तो ऊपर जितना आएगा नीचे से वो कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इतना भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो सिग्मा EH कितना आ गया, इतने पूरे का मान होता है 9 गुणे 10⁻9 गुणे में 5 गुणे 10⁻⁻6 गुणे 8 बटे 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 10⁻⁻2 का स्क्वायर 10⁻⁻4 हो जाएगा, नीचे कितना है 10 है। इसके बाद हल करते हैं, तो सिग्मा EH कितना आ गया, देखिए ऊपर कितना आ जाएगा 9 × 5 = 45, ऐसे कर लें 8 × 5 = 40, 40 × 9 = 360 गुणे 10⁻9, यहाँ है -6, नीचे देखिए 10⁻2, 10⁻1, 10⁻3 हो गया, ऊपर आएगा कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, -4 ऊपर आएगा +4 हो जाएगा। तो सिग्मा EH कितना आ गया, अब 360 में से भी इसको हम लिख सकते हैं 36 गुणे 10⁻, इसका 1 + 9 -6 -3 +4, तो सिग्मा EH आ गया 36 गुणे 10⁻, कितना हो जाएगा 9 × 1 = 10, 10 × 4 = 14, 14 में से 9 गया 5। इतना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम। तो सिग्मा EH का मान आ गया 36 गुणे 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बिंदु P पर ही ऊर्ध्वाधर दिशा में कितना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इसको निकालते हैं। तो यहां लिखते हैं सिग्मा E वर्टिकल डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, बिंदु P के ऊपर वाले डायरेक्शन में E2 है तो उसको प्लस में लिखेंगे, जो नीचे की तरफ होता है उसको माइनस में लिखते हैं। नीचे की तरफ क्या है E1 sin थीटा है, तो हो जाएगा E1 sin थीटा। तो सिग्मा EV बराबर कितना हो गया E2 देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता -3.6 माइक्रोकुलाम आवेश के कारण है, ठीक ऊपर की ओर, तो कितना हो जाएगा 1/4πε0। आवेश का सिर्फ मान लिखते हैं हम लोग 3.6 गुणे 10⁻⁻6 माइक्रो में था तो चेंज हो गया वो, बटे डिस्टेंस का स्क्वायर था, डिस्टेंस कितना है 6 सेंटीमीटर है ना, B से लेकर P तक, तो 6 गुणे 10⁻⁻2 मीटर में हो गया, इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, माइनस E1 sin थीटा है, तो E1 का मान यही 5 माइक्रोकुलाम के धन आवेश के कारण है 10 सेंटीमीटर दूर, यही हो जाएगा 1/4πε0। ठीक, 5 गुणे 10⁻⁻6 बटे डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर, ये चेंज हो गया मीटर में,
तो इसका स्क्वायर हो गया इंटू साइन थीटा। साइन थीटा देखिए, अगर इसी ए बी बी वाले ट्रेंगल से हम साइन थीटा भी निकालना चाहें तो साइन थीटा बराबर कितना होता है, लंब बटे कर्ण। लंब है 6, कर्ण है 10, ठीक है। तो साइन थीटा जो कितना हो जाएगा, इंटू में 6/10। ओके, तो सिग्मा ई भी बराबर कितना आ गया, देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, ऊपर देखिए 10⁻⁻6 कॉमन है और नीचे में 1 लिख सकते हैं 4πε0 और 10⁻⁻2 का स्क्वायर होगा 10⁻⁻4 यहाँ भी, 10⁻⁻4 यहाँ भी, 10⁻⁻4 भी नीचे कॉमन हो जाएगा। ठीक, अब बचा क्या ब्रैकेट में, इधर बचा है 3.6 बटे 6 के 36 बचा है, माइनस इधर बचा है 5 गुणे में 6 बटे यहाँ 10 का स्क्वायर 100 और गुणे में 10 बचा। ठीक है, तो सिग्मा ई भी बराबर कितना हो गया, 10⁻⁻6, 10⁻⁻4 ऊपर आएगा +4 हो जाएगा बटे में, देखिए 1/1 मिनट पहले रुकिए, 1/4πε0 का मान कितना होता है, 9 गुणे 10⁻9 होता है और गुणे में 10⁻6 ऊपर आएगा 10⁻4। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, 36 से कम 36, 36 पहाड़ा अगर 0.1 बार में पढ़ा जाए तो 3.6 आ जाएगा। ठीक है, तो ऊपर कितना हो गया, 0.1 हो गया, माइनस देखिए 5 दूना 10 हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 3 6 हो गया, 3/100, 3/100 को हम लिख सकते हैं 0.03। ठीक, तो इतना आ गया। अब लिखें आगे, सिग्मा ई भी बराबर 9 गुणे 10⁻9 - 6 + 4 हो जाएगा। इसको जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, इंटू 10 में से 3 गया 7 और इधर कितना बचा, 0 बचा, यहाँ 0 में आ जाएगा। ठीक, तो सिग्मा ई भी बराबर कितना हो गया, गुणा कर देंगे 9 7 63, 0.63 हो जाएगा, इंटू 10 की घात 9 4 13 में से 6 गया 7। ठीक है, 9 4 13 में से 7। ठीक, तो सिग्मा ई भी का मान इतना आ गया। अगर इसको हम मान लो, इसमें जो सिग्मा ई एच था 10⁵ चल रहा है, इसको भी 10⁵ हम बनाते हैं क्योंकि जब परिणामी निकालेंगे तो वहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो सिग्मा ई भी बराबर कितना हो गया, अगर 10⁵ बनाएंगे तो दशमलव दाहिनी तरफ 2 घसक जाएगा, क्योंकि 10⁻7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10⁻5 गुणे 10⁻2 लिख सकते हैं। 10⁻2 का गुणा इसमें हो गया 63 हो गया और गुणे 10⁻5 न्यूटन पर कूलम आ गया। ठीक, इसके बाद अभी और करना बाकी है, देखते हैं। अब बिंदु P को एक बार फिर से बनाते हैं, बिंदु P यहां लिख देते हैं। देखिए जो सिग्मा ई एच का मान है पूरा पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में सिग्मा ई एच, और सिग्मा ई भी का मान पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव में ऊपर की ओर आएगा ये सिग्मा ई भी का मान, मतलब इनका परिणामी कहीं बीच में जाएगा, जो कि जिसको हम ई मान लेते हैं, वो मान लेते हैं हॉरिजॉन्टल से फाई एंगल पर गया है। ठीक है, तो हम लोग क्या निकालना है कि परिणामी कैपिटल ई का मान कितना है और कितने एंगल पर गया है, फाई का मान कितना है। ठीक है, तो आई होप आप लोग इधर उतार लिए होंगे, मैं इसको मिटा रहा हूं। ठीक है, तो इसको मिटा रहा हूं मैं। इसको मिटा देते हैं। अब इसके बाद देखते हैं, इसको थोड़ा लिख लें। परिणामी कैसे निकालते थे हम लोग, परिणामी ई बराबर निकालते थे, रूट के अंदर कितना था, सिग्मा ई एच की स्क्वायर प्लस सिग्मा ई बी की स्क्वायर था। ई बराबर कितना हो जाएगा, रूट के अंदर सिग्मा ई एच का मान कितना है,
36 गुणे 10 घाते 5 का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा ए भी मान कितना है 63 गुणे 10 घाते 5 का होल स्क्वायर। देखिए 10 घाते 5 का होल स्क्वायर होगा 10 घाते 10, यहाँ भी होगा 10 घाते 10, दोनों में से कॉमन होगा 10 घाते 10 और वर्गमूल के बाहर आएगा 10 घाते 5 हो जाएगा फिर से। तो करड़ी के अंदर कितना बचा 36 का स्क्वायर प्लस 63 का स्क्वायर। ठीक है, तो ई बराबर कितना हो गया 10 घाते 5। करड़ी के अंदर अगर हम 36 के स्क्वायर और 63 के स्क्वायर का सम निकालें तो मैं जल्दी के लिए मोबाइल से कर देता हूं, लेकिन एग्जाम में आप लोगों को कॉपी पेन से ही करना होगा। तो आ जाएगा करड़ी के अंदर आएगा 5265। तो अगर ई का मान निकालना चाहें तो इसका वर्गमूल अगर हम लोग निकाल लें तो हो जाएगा 72.56 गुणे 10 घाते 5 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि बिंदु P पर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है कैपिटल E का मान इतना आ गया। अभी हमको निकालना है कितने एंगल पर परिणामी क्षेत्र का मान है। ठीक है, हम लोग tan phi निकालते हैं। tan phi बराबर क्या होता है, देखिए यहाँ पर इसको हम रिजॉल्व करें नीचे की तरफ तो इधर जो सिग्मा ए भी है ये भी कितना हो जाएगा सिग्मा ए भी हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना है सिग्मा ई एच है। tan phi बराबर लंब बटे आधा होता है, लंब है सिग्मा ए भी अपान ई एच, कितना हो जाएगा ये सिग्मा ए भी बाई सिग्मा ई एच हो जाएगा। तो tan phi बराबर सिग्मा ई भी का मान कितना है 63 गुणे 10 घाते 5 बटे सिग्मा ई एच का मान कितना है 36 गुणे 10 घाते 5। ये कैंसिल हो जाएगा, 9 7 63, 9 चौक 36। तो tan phi बराबर 7/4, phi बराबर कितना हो गया tan इनवर्स 7/4। अब ये सवाल जाकर यहाँ पर कंप्लीट होता है कि बिंदु P पर जो परिणामी क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E का मान है वो कितना है 72.56 गुणे 10 घाते 5, या इसको ऐसे भी लिख सकते थे 7.25 गुणे 10 घाते कितना हो जाता है 6 हो जाता तब। ठीक है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है सार्थक अंक के रूप में 7.256 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर कूलम। और उसी बिंदु P पर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका डायरेक्शन क्या है क्षैतिज से कितने एंगल पर गया है, तो वो एंगल क्या है tan इनवर्स 7/4। ठीक, तो सवाल यहाँ पर कंप्लीट होता है। सभी सदिश राशियां जो इस प्रकार होंगी एक से अधिक होंगी, किसी न किसी भुजा एंगल पर लगे होंगे, उनको इसी प्रकार सभी प्रोसीजर से हल किया जाएगा, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में फोर्स के लिए बताया था और इस लेक्चर में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए बताया। ठीक है, तो अगले लेक्चर में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और उसकी अच्छी निरक्षी स्थिति में और बलयों के आघूर्ण, इन सब पर मैं सवाल बताऊंगा। तो आप लोग ध्यान से समझिए, अच्छे समझिए। जो जहां कहीं भी नहीं समझ में आता है आप लोग कमेंट करिए, मैं बताऊंगा, फिर से बताऊंगा, लेकिन इसको अच्छे से समझिए। पहले सवाल को फील कीजिए कैसा कैसा कर रहा है, हर एक वर्ड के हर एक कंटेंट को बढ़िया से समझ को उसको डायग्राम के हिसाब से बनाइए, सब वैल्यू को सही सही लिखिए जो जो दिया गया है, तो उसके हिसाब से अपना कैलकुलेट करके आंसर निकाल लीजिए कॉपी पेन की सहायता से। मैंने जल्दी के लिए मोबाइल के द्वारा हल किया, हालांकि कर भी सकते थे कॉपी पेन से, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता, लेकिन आप लोग बोर्ड एग्जाम में या किसी प्रकार एग्जाम हो स्कूल में, उसमें सभी आप लोगों को पेन कॉपी के द्वारा ही करना है, बहुत ज़्यादा हार्ड कैलकुलेशन नहीं है। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक है, तो अगले लेक्चर में मैं मिलता हूँ और 2 3 4 प्रकार के न्यूमेरिकल के साथ। आप लोग अच्छे समझिए, पढ़िए। ठीक है, ओके, गुड नाइट, बाय बाय।